हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मंत्र। नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे थे और साइटोलॉजी में हम आपको पिछले क्लास में केंद्रक के बारे में कुछ बता रहे थे। पिछले क्लास में हम जेनेटिक मॉडिफाइड के बारे में बताए थे, जिसमें आपको ये पता चला था कि क्रिस 3 में जानवर नहीं मानवर कैसे बनाया जाता था। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए हम आगे का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कोशिका है। क्या है? ये कोशिका है। किस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम का ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सैटेलाइट, बीच वाले को सेंट्रॉइड और नीचे वाले को टेलीमर, और जो हाथ लिखने हैं हाथ की तरह बाजू की तरह इसे हम आर्म कहते हैं। उसके बाद से इसको जब हम खींचे थे तो इसमें से क्या निकला था? डीएनए निकला था। और जब एक फेरा को हम लिए थे तो इसे हम क्या बोले थे? जीन बोले थे। और जीन के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो इस इमेज से आप अच्छे से समझ गए होंगे पिछले क्लास में हम क्या बताए थे। तो पिछले क्लास में क्या हुआ था, आपको फिर एक बार रिवीजन कराते हैं। पिछले क्लास में हम गुणसूत्र के बारे में बता रहे थे, क्रोमोजोम के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोजोम के बारे में। मानव में क्या होता है? 23 जोड़ा पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ पे? ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम है, जिसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्रोमोजोम मानव में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। आप देख रहे होंगे जोड़ा में क्यों बोला जाता है? सिंगल भी तो बोल सकते हैं। सिंगल में कितना होगा? 46 क्रोमोजोम होगा। जोड़ा में 23 है तो सिंगल में कितना होगा? 46 क्रोमोजोम होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया एक क्रोमोजोम। ये कितना हो गया? एक जोड़ा क्रोमोजोम। कितना हुआ? एक जोड़ा क्रोमोजोम। यहाँ पे देखिए जो ये एक है, ये क्या है? ये एक क्रोमोजोम है और एक ये क्रोमोजोम है। समझ में आया? तो इसमें कितने क्रोमोजोम है? 2 क्रोमोजोम है। ये आपस में चिपके होते हैं, इसीलिए इनको हम जोड़ा में कहते हैं। समझ में आया? जोड़ा में क्यों बोला जाता है? अगर एग्जाम में दे दे 23 जोड़ा और 46 दोनों दे दे तो आप जोड़ा वालों को लेकर चलिएगा, कि क्योंकि क्रोमोजोम कहाँ किस में पाया जाता है? मैक्सिमम रूप में क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम होता है जोड़ा में ही पाया जाता है। तो अगर 23 जोड़ा और 46 दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप 23 जोड़ा पर टिक लगाइएगा, न कि 46 पे, क्योंकि क्रोमोजोम जोड़ा में ही पाया जाता है। समझ में आया था इतना बात? गुणसूत्र मानव में कितना होता है? तो 23 जोड़ा या 46 अलग अलग बताए थे उसके बारे में। इसमें क्या होता है क्रोमोजोम में? तो इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था, बता दिए थे। सेटेलाइट प्लाइट के बारे में आपको बता दिए थे। ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ पे क्रोमोजोम को हम आपको क्या किए थे? खींच कर दिखाए थे। क्रोमोजोम को जब खींचिएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? डीएनए। उसके बाद से क्या निकलेगा? जो एक फेरा ले लेंगे, इसके एक फेरा को क्या बोलेंगे? जीन। और एक जीन के अंदर यहाँ पे देखिए, जीन के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। और इस न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है? तो एटीजीसी। क्या पाया जाता है? एटीजीसी। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले आपको हम पिछले क्लास का रिवीजन करा दें, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन। समझ में आया? तो ये क्या, इसके बारे में बता दिए थे। उसके बाद से हम कुछ और भी एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ पे क्रोमोजोम जब खींचिएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? जीन बोलेंगे। इसको डीएनए। और जब एक ले लेंगे, यहाँ से एक ले लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? जीन। और जीन के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जिसमें एटीजीसी होता है। यहाँ पे देखिए ATGC। जो ए होता है वो टी से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और जी होता है वो सी से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पे आप उसका जुड़ाव देख सकते हैं। कुछ जीवाणु में हम क्रोमोजोम की संख्या ही बताए थे कि कुछ जीवों में, जिसमें जीवाणु में क्या हुआ था? एक था मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको याद कीजिएगा। नींबू में बताए थे जो बड़ा वाला फुटबॉल जैसा नींबू होता है उसमें 36 होता है। जो जूस बनाने वाला नींबू होता है उसमें 18 होता है। मानव में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48। और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? टेरिडोफाइटस। ये क्या है? एक प्रकार का पेड़ है, वृक्ष है। ये बोटनी में पढ़ा जाता है। 1300 से 1600 पाया जाता है। ये सब आपको पिछले न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बताने के लिए बोले थे। तो न्यूक्लिक एसिड से पहले हम आपको कुछ इसका बेसिक बताते हैं, उसके बाद से हम आपको न्यूक्लिक एसिड पर लेकर आएंगे। चलिए हम एक नया स्लाइड लेते हैं और आपको बताते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये हो गया कोशिका। क्या हो गया ये? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होगा? बहुत सारे द्रव्य होंगे। द्रव्य से पहले क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया होगा,
गाल्जी बॉडी होगा, सेंट्रोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल्स होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, कंकाल का कार्य करता है। उसके बाद से क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सबको कमांड कौन देता है, न्यूक्लियस देता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जितना होता है किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये सब बातें हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, द्रव पाया जाएगा। कोशिका के अंदर क्या होगा, द्रव होगा। अच्छा बताइए, कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर जो आंतरिक श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया न करके जीव द्रव्य करता है, कौन होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। कौन होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। हम इसमें जल भर देते हैं, ये कोशिका के अंदर जल हो गया। न्यूक्लियस के अंदर अलग से जल रहता है, उसके पास क्या होता है, अपना अलग जल होता है। तो ये क्या है, कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका को क्या कहते हैं, साइटो। क्या कहते हैं, साइटो। और साइटो के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल्स कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इस जेनेटिक मटेरियल्स में अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे अगर इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो जाता है जेनेटिक मटेरियल्स में, तो क्या होता है, देखिएगा कुछ लड़के छांगुर हो जाते हैं, कुछ का पूंछ निकल जाता है। तो ये सब किसके वजह से होता है, जो जेनेटिक मटेरियल्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल्स में जब थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो जाता है तो क्या होता है, आदमी के अंदर कुछ का डिफरेंसेस देखने को मिलने लगते हैं, जिसमें आप छांगुर, तो बहुत सारे लड़के को आप देखे होइएगा छांगुर हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक आम है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है, वो ये नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाएगा, इसी पीढ़ी तक बस रहा है। वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंसेज गड़बड़ हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, किसी का पूंछ निकल जाता है, किसी किसी का 2 मूड़ी निकल जाता है। तो देखिए, थोड़ा बहुत डिफरेंसेज वाले लड़के तो बच जाते हैं, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हो जाए, जिसमें 2 मूड़ी निकल जाए, 4 को हाथ हो जाए, तो वो नहीं बच पाते हैं, क्योंकि वो तो दलिदर हो गया। समझ में आया, वो बड़ा होगा तो खोजेगा दलिदरीन। और उसके बाद से जब उससे शादी करेगा तो उसका वो एक नया फेजे चल जाएगा उसका। समझ में आया, जैसे कोरोना का नया फेज चल गया है, वैसे ही उसका एक नया फेज चल जाएगा। किसी का पंख निकल गया तो पता चला एक प्रजाति आदमी का एक ऐसा प्रजाति हो जाएगा आगे चलकर, जिसका केवल पंख रहेगा, वो उड़ने लगेगा। तो ऐसे लड़के मैक्सिमम बच नहीं पाते हैं, उनका जन्म लेते ही मतलब देहांत हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं हो पाते। उनके अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आंतरिक शोषण करता है, 38 एटीपी लेकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। गाल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम क्या करता है, कोई अगर कोशिका न्यूक्लियस का बात नहीं मानेगा तो न्यूक्लियस किससे शिकायत लगाएगा, लाइसोसोम से, और लाइसोसोम उस कोशिका को मार देगा, लाइसोसोम चला जाएगा। वैक्यूल्स राजधानी जल को एब्जॉर्ब करके रखता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। ये सब आपको बता दिए थे, समझ में आया। इसमें क्या होता है, आदेश देता है कौन, न्यूक्लियस। दंड कौन देता है, लाइसोसोम। विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम। इतना सब कुछ बता दिए थे। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एसिड पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। चलिए अब हम इस न्यूक्लियस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, न्यूक्लियस को बाहर निकालते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, कुछ क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जोड़ा में होते हैं। थोड़ा दूर दूर हो गया है। ये आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। चलिए, और इनके अंदर क्या भरा होता है, इनके अंदर एसिड भरा होता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। तो एसिड हम इसमें भर देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे रहते हैं, एसिड भरे रहते हैं। और केंद्रिका के अंदर भी क्या भरे रहते हैं, केंद्रिका द्रव्य। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भरा रहता है, न्यूक्लियस द्रव्य। उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। समझ में आया, केंद्रक द्रव्य। और ये न्यूक्लियस एसिड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए को कहते हैं डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, डीएनए को डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया था कि जेनेटिक्स गुण को कौन ट्रांसफर करता है। तो जेनेटिक गुण को तो कौन ट्रांसफर करेगा, या तो डीएनए ट्रांसफर करेगा, या फिर क्रोमोजोम होगा, या जीन होगा। लेकिन एग्जाम्पल में ये तीनों का तीनों नहीं थे। जो उसका एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में क्या क्या था, तो ऑप्शन में था अम्ल, क्षार, भस्म, लवण। तो लड़का सब बोल दिया कि क्वेश्चन क्या है, गलत है। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं था।
अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? अम्ल होगा, क्योंकि ये क्या है? डाईराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल ही तो होता है। तो एसिड दिया था तो उसका ऑप्शन क्या लगेगा? एसिड लगेगा। समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए है क्या? डीएनए और आरएनए है क्या? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड, डाईराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड ही तो है, वो अम्ल ही तो है। तो अम्ल क्या करता है? अगर ऑप्शन में अगर अम्ल दे दे, क्षार दे दे, भस्म दे दे, लवण दे दे और पूछे कौन इसमें से जेनेटिक गुणों को ट्रांसफर करता है, तो कौन होगा? अम्ल होगा। समझ में आया? उसके बाद से हम क्या किए थे? क्रोमोजोम को खींचते हैं। क्रोमोजोम को खींचेंगे तो उसमें लच्छा टाइप का निकलेगा, उससे हम क्या बोलेंगे? डीएनए बोला जाएगा। और उसको डीएनए को जब और खींचेंगे तो क्या भी निकलेगा? जीन निकलेगा। और जीन के अंदर और जाएंगे, अंदर घुसेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? न्यूक्लियोटाइड निकलेगा। न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे तो क्या होगा? एटीजीसी निकलेगा उसमें से, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यहाँ पे देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, डीएनए और आरएनए। डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे वीक्लिक जहाँ से गलती लिखा गया इसको सुधार लीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में दे दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। समझ में आया? तो पीडीएफ आपको दे दिया जा चुका है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो अब देखिए डीएनए के अंदर चलते हैं। डीएनए में क्या होता है? यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरो में पाया जाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कर लीजिएगा। इसके श्रृंखला में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसकी श्रृंखला को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी इसको भी समझाएंगे क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यहाँ पे देखिए डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ देता है डीएनए पाया कहाँ कहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होगा, प्लास्ट लिखा गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट होगा। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? आपको बताए थे पेड़ पौधों में पाया जाता है। जब हम आपको प्लास्टिड पढ़ा रहे थे, प्लास्टिड मतलब लवक, तो लवक में ही था कौन कौन था? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? ह्यूमन में पाया जाएगा? जंतु में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? केवल और केवल पेड़ पौधों में पाया जाएगा। तो बायोलॉजी को आप रिलेट पिछले क्लास अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए, नहीं तो फिर साइंस यही है कि साइंस एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर पहला चैप्टर छूट गया है तो फिर दूसरा चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आना फिक्स है। तो आप शुरू से पढ़ते रहिए इसको। साइंस में अगर क्लास अगर आप सेंड करिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो जो प्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। तो आपको तो हम पिछले क्लास में ही बताए थे, अभी भी बताए हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को खींचेंगे तो डीएनए, डीएनए को खींचेंगे तो जीन, और जीन के खींचेंगे तो एटीजीसी। तो आपको का क्या पूछा है? डीएनए। तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? एक तो केंद्रक में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिससे क्या होता है? आंतरिक श्वसन का कार्य करता है, जिसमें 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज बनता है, उसमें भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? केवल और केवल पेड़ पौधों में पाया जाएगा। समझ में आया? जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो ये अगर पूछ दे कि क्या किस में 3 जगहों पर डीएनए पाया जाता है, तो कौन होगा? प्लांट होगा या जंतु होगा? प्लांट में, क्योंकि प्लांट में 3 जगह कौन कौन से हो जाएंगे? प्लांट में केंद्रक भी पाया जाता है, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो इन तीनों जगहों पर कहाँ पे पाया जाएगा डीएनए? तो कहाँ पे? तो प्लांट में पाया जाएगा। जबकि जंतुओं में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? केवल और केवल केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आया? लेकिन डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में डीएनए नहीं पाया जाता है। समझ में आया? आरबीसी में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। समझ में आया? क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या निकल सकता है? डीएनए निकल सकता है। केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। समझ में आया? चलिए डीएनए को हम क्या करते हैं? इसको बांटते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? डीएनए। उसके बाद से आता है, चलिए ये क्या हो गया? डीएनए। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आपको एक स्लाइड लेकर और हम समझाना चाहेंगे। ये क्या है? ये एक क्रोमोजोम है। क्या है? एक क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम को जब हम खींचेंगे तो क्या निकलेगा? डीएनए निकलेगा। और डीएनए आगे चल के क्या हो जाएगा? चलिए ये खींचे,
ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। और आगे जब इस एक फेरा को लेंगे, एक फेरा को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जिसमें एटीजीसी होते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। समझ में आया। तो डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्रोमोजोम का खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। डीएनए का खोज किसने किया था, तो देखिए डीएनए में थोड़ा सा झमेला होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि डीएनए का खोज किसने किया था, प्रथम बार अवलोकन किसने किया था, डीएनए को सबसे पहली बार देखा किसने था, तो किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग ने। किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग ने। डीएनए का सबसे पहले बार अवलोकन किसने किया था, कार्ल्सबर्ग ने। लेकिन अगर पूछ दे कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, डबल हेलिक्स जो डिजाइन है, इसमें कितने संरचना आपको दिखाई दे रहे हैं, डीएनए में कितने धागा हैं, एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है, तो डबल हेलिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबल हेलिक्स संरचना किसका होता है, डीएनए का होता है। तो डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना होता है। तो इसको किसने तैयार किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने तैयार किया था। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने तैयार किया था। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्रोमोजोम का खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने। डीएनए का प्रथम बार अवलोकन किसने किया था, कार्ल्सबर्ग ने। जबकि डीएनए का जो संरचना है, जो इसका क्या है, मॉडल है, वो किसने तैयार किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने। किसने तैयार किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। क्या कि डबल हेलिक्स मॉडल किसका दिया था, डीएनए का। और जीन का खोज किया किसका, मतलब किसने किया था, जीन का खोज। तो देखिए भोजपुरी में किसी भी चीज़ को खोजना को क्या कहते हैं, जोहना, जोह कर लाओ, जाओ उसको जोह कर लाओ। तो जोहना, जोहना से याद रखिएगा जीन, जीन को किसने जोहा था, तो जोहानसन ने। किसने जोहा था, जोहानसन ने। तो ट्रिक पर आप याद कर लीजिएगा कि जीन को जोहानसन ने ढूंढा था। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीन का जो एक फेरा है, क्या है, एक फेरा, इसको हम क्या बोलते हैं, जो एक टर्म है, इसके टर्म के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। बहुत छोटी दूरी होती है, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। समझ में आया। तो जो जीन की एक टर्म होता है, एक फेरा होता है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जीन की एक फेरा की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे क्या एटीजीसी जो होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो बोल दे एक फेरा के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 34 एंगस्ट्रॉम में 10 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। तो एक फेरा की दूरी पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड की दूरी पूछ दे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। और पूछ दे एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो 10 पाए जाते हैं। और जोड़ा में 5 जोड़ा, तो जोड़ा में नहीं पूछता है, 10 पूछता है। समझ में आया, 10 देगा, ऑप्शन में कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो जीन के एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। समझ में आया। चलिए अब हम आपको न्यूक्लियस के बारे में बताते हैं, डीएनए। डीएनए के बारे में आपको हम बता रहे थे। चलिए डीएनए क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं। डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड, 10। अरे डीएनए के को खींचिएगा तो क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। और जीन के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना होता है, डीएनए बना होता है। तो जो बहुत सारा, देखिए विज्ञान में, विज्ञान की शाखा में, एक को कहते हैं मोनो, दो को कहते हैं डाई, तीन को कहते हैं ट्राई, और उससे ज़्यादा होंगे तो उसे पॉली कहा जाता है। मतलब बहुत सारे को क्या हो जाएगा, पॉली कहा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या कहा जाएगा, पॉली कहा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक रहता तो क्या होता, न्यूक्लियोटाइड। दो होता तो, एक होता तो मोनोन्यूक्लियोटाइड, दो होता तो डाई न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आया। जैसे अब आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीख लीजिएगा तो क्या कहा जाएगा, पॉलीटेक्निक। बहुत ज़्यादा एथीन बना दीजिएगा तो पॉलीथीन। समझ में आया। आप कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ाएंगे, अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा, मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट हो, एक हो डाइसेकेराइड मतलब जिसमें दो हो, एक होता है पॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो विज्ञान के शाखा में जो एक को क्या बोला जाता है, एक को एक नहीं लिखा जाता है, एक को मोनो कहा जाता है और दो को डाई कहा जाता है। और उससे ज़्यादा होंगे तो पॉली कहा जाएगा, तीन को ट्राई कहा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा होंगे तो क्या बोला जाएगा, पॉली कहा जाएगा। समझ में आया।
चलिए, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, अब डीएनए के अंदर हम घुसे हैं, कहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना होता है? डीएनए। अब देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना रहता है? डीएनए बना होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड, ऊपर न्यूक्लियोटाइड था, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और एक होता है फास्फेट, फास्फोरस से ही बना होता है क्या? फास्फेट। तो पूछ दे डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या होगा? फास्फेट। याद कर लीजिए क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फेट। कौन सा तत्व? फास्फेट। डीएनए क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड दो भाग में बटे होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं? दो प्रकार से बटे होते हैं, एक होता है शुगर। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। फिर ऊपर से चलिए, डीएनए क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का, डीएनए को ही आप दो प्रकार में बांटिए, क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। डीएनए में कौन सा तत्व? फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के कितने रूप? दो, एक होगा शुगर और एक होगा नाइट्रोजन बेस। अब शुगर में देखिए, शुगर दो प्रकार के होंगे, या तो होंगे डाईऑक्सी, डीएनए में क्या पाया जाएगा? डाईऑक्सी राइबोज शुगर। क्या पाया जाएगा? डाईऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में क्या पाया जाएगा? राइबोज शुगर। तो ये शुगर पूछता नहीं है, शुगर आप याद कर लीजिएगा, आरएनए में राइबोज और डीएनए में डाईऑक्सी राइबोज। इसके क्या है? फुल फॉर्म से ही कंफर्म है। अगर डीएनए का आपका फुल फॉर्म याद है, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो आप डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है कर ले जाएंगे। तो एग्जामिनर इतना मतलब हल्का क्वेश्चन थोड़ी आपके लिए पूछेगा कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका जो जो इसका क्या किया रहेगा, फुल फॉर्म याद रहेगा, वो इसको कर ले जाएगा, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डाईऑक्सी मार देगा। आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाएगा? राइबोज शुगर पाया जाएगा। वो क्वेश्चन पूछता है नाइट्रोजन बेस से। कहाँ से? नाइट्रोजन बेस से। तो नाइट्रोजन बेस को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होगा प्यूरिन और एक होगा पाइरिडमीन। एक होगा प्यूरिन और एक क्या होगा? पाइरिडमीन। आप अभी पढ़ते आ रहे थे एटीजीसी। अब एटीजीसी पाया कहाँ जाता है, इसके बारे में अब देखिए। प्यूरिन में क्या पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन। क्या पाया जाएगा? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए कहते हैं और ग्वानिन को जी कहते हैं। पाइरिडमीन में साइटोसिन। साइटोसिन को सी कहते हैं और थाइमिन को टी कहते हैं। डीएनए के बारे में थोड़ा अच्छे से अवलोकन करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जो ए होता है वो टी से जुड़ा रहता है। किससे? ए किससे जुड़ा रहता है? टी से जुड़ा रहता है। ए टी से जुड़ा रहता है। और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से। तो एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। किससे? डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ये किससे? डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे हम जो बताए हैं उसको अब एक बार रिवीजन करा देते हैं। डीएनए के एक टर्म या फेरा की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि आपको बताए थे 34 में 10 से भाग देना पड़ेगा। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। इसको आप सुधार लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम के ग्रुप में दिया जा चुका है। आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके इसको सुधार लीजिएगा। समझ में आया? प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। समझ में आया? डीएनए की संरचना को क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें कितने धागा होते हैं? 2 धागा होते हैं, जिसकी खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो यहाँ पे देखिएगा, डबल स्टैंडर्ड का खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। जबकि डीएनए का पहली बार अवलोकन किसने किया था? तो कौन होगा? वाटबर्ग। याद रखिएगा ही। एडेनिन तथा थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन तथा साइटोसिन किससे जुड़े रहते हैं? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे एटीजीसी, यहाँ पे ट्रिक आप याद कर सकते हैं। एजी, ए गधा, ओ गधा, ये आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। पति पत्नी अब बुलाती है ए जी ओ जी। समझ में आया? तो एटी क्या होता है? डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कितना? डबल बॉन्ड से। और जीसी कितना? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ पे छूट गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। समझ में आया? आरएनए के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर दीजिए फटाफट। चलिए बताइए, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? कौन सा शुगर?
डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डाईऑक्सी राइबोज। कौन सा? डाईऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। चलिए, डीएनए किससे बना होता है? डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए के एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? डीएनए के एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। चलिए, एक फेरा की दूरी कितनी होती है? यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। चलिए, एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ये सब क्वेश्चन पूछता है। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए को किसने खोजा था? पहली बार अवलोकन किसने किया था? कार्ल्सबर्ग ने किया था। जीन का खोज किसने किया था? जीन को किसने जोहा था? जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। ये सब आपको हम बता दिए। चलिए, आशा करते हैं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। समझ में आया तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।